My dear students, I am Dr. Chauhan. I welcome you once again to this YouTube channel आकाश आपके साथ। लास्ट वेंसडे मैंने आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे तक भेज सकें एंड वी हैव रिसीव्ड योर प्रॉब्लम्स दैट शोज योर कॉन्फिडेंस इन अस दैट वी विल बी रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट। तो 70% ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद द टाइम टेबल कि व्हाट शुड बी द टाइम टेबल सो दैट दे स्कोर अ गुड नंबर इन द नीट 2020। 20% के आसपास बच्चों को इश्यू था, प्रॉब्लम थी कि हाउ टू रिवाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बाकी 10% के आसपास जो प्रॉब्लम्स थी वो डिफरेंट टाइप की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी जिनका सॉल्यूशन मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई किया है। उसके साथ में दो इश्यूज में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। पहला रिगार्डिंग व्हाट शुड बी द टाइम टेबल एंड सेकेंडली किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज कैसे किया जाए। इससे पहले कि मैं टाइम टेबल डिस्कस करूं, मैं बेटा आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि whenever we aim something bigger, जब हम कुछ बिग एम करते हैं लाइफ के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आवर एफर्ट शुड आल्सो मैच विद इट। अगर ये मेरा एम है और मेरा एफर्ट इस लेवल पे है तो मैं किसी भी हालत में अपने एम तक नहीं पहुंचूंगा। एम मेरा यहाँ पे है और मेरा एफर्ट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अचीव माई एम। यानी कि पहली बात, आपको अपने एम तक पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, एफर्ट को मैक्सिमम पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बेस्ट जो आपका डिजायर्ड एम है आप उसके पास पहुंच पाएंगे उसके साथ में। तो दैट्स वाई ये जो टाइम है, अभी जितना भी टाइम बचा है नीट 2020 में, इसमें बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। सिर्फ आपका एक एम होना चाहिए कि आई हैव टू स्कोर बेस्ट इन द नीट 2020 टिल 26 जुलाई। मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना है एंड दैट इज ओनली नीट 2020। तो अगर आपके सारे एफर्ट इसके ऊपर फोकस्ड होंगे देन ओनली मैं टाइम टेबल की बात करूं या मैं सब्जेक्ट रिवीजन की बात करूं, उसका कोई बेनिफिट होगा। अगर आपके एफर्ट्स ही डाइवर्सिफाइड होंगे तो हम अपने एम तक पहुंचेंगे ही नहीं, चाहे जिस टाइप का मर्जी टाइम टेबल हम फॉलो करें या फॉलो करने की कोशिश करें। टाइम टेबल में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ मेनी आवर्स इन अ डे। तो बेटा इसमें पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि दिस कैन वेरी, ये बच्चे टू बच्चे में वेरी कर सकता है। जैसे दिन में मैं कह रहा हूं कि दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। अब इन 24 घंटों में 6 से 7 घंटे की स्लीप तो होनी ही चाहिए। 6 से 7 घंटे सोना इट इज अ मस्ट, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलेगा तभी तो बॉडी फ्रेश होगी। इसी तरह से माइंड को रेस्ट मिलेगा तो माइंड तभी तो फ्रेश होगा ना उसके साथ में। अब कई बार क्या होता है कि आपने नोट किया होगा, कई बार जोश जोश में आप सारी रात बैठ भी जाते हैं उसके साथ में, लेकिन जिस दिन आप सारी रात बैठ गए पूरे जोश में और आपने सिर्फ 3 घंटे की नींद ली, तो आपने 3-4 घंटे नींद के बचाए तो सही, लेकिन आप इस चीज से भी एग्री करेंगे कि अगला दिन पूरा खराब हो जाएगा। सारा दिन ना तो आपकी कोई अटेंशन बनेगी, ना कोई काम कर पाएंगे उसके अंदर, ना आपका कोई एनर्जी लेवल होगा। तो इसलिए बेटा पहली चीज तो ये इंश्योर कर लो कि 6 से 7 घंटे की स्लीप पक्का होनी चाहिए। और 6-7 घंटे की नींद के अलावा अगर मैं बात करूं तो 3-4 घंटे जो रूटीन हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उसके अंदर टाइम लगता है, डेफिनेटली लगेगा उसके साथ में। तो इसके हिसाब से 10 घंटे, 11 घंटे, 1 घंटा और हम बीच में ब्रेक मान ले तो 12 घंटे तो कम से कम निकलते हैं। तो दैट्स वाई अब से लेके नीट 2020 होने तक यानी कि 26 जुलाई तक दिन में 10 से 12 घंटे की स्टडीज होना इट इज अ मस्ट। अब इस 10 से 12 घंटे का जो टाइम टेबल आपका बने, अब इसमें कोई टाइमिंग मैं इसमें फिक्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे रात के टाइम में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो मॉर्निंग में अर्ली उठ जाते हैं, जल्दी मॉर्निंग में उठ के उसके बाद पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो टाइमिंग कहाँ सेट करना है ये आपको अपने आप को एनालाइज करके उसके हिसाब से सेट करना है। अब इस टाइम टेबल में सब्जेक्ट, क्या दिन में एक ही सब्जेक्ट करें, 2 करूं? मैं बोलूंगा चारों सब्जेक्ट होने चाहिए। आपको
चारों सब्जेक्ट हर दिन करने हैं, लेकिन इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैं फिजिक्स का कोई डिफिकल्ट टॉपिक करने वाला हूं, तो उसके साथ बॉटनी के अंदर मैं किसी टॉपिक की जो ऑलरेडी मैंने टॉपिक किया हुआ है उसका मैं रिवीजन रख लूं, जहां मैं उसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टाइम रख लूं उसके साथ। फिर मान लो केमिस्ट्री का कोई डिफिकल्ट टॉपिक कर रहा हूं, तो उसके साथ जियोलॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए मेरे उसके साथ में, या जियोलॉजी का कोई टॉपिक जिसको मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। यानी कि सारे के सारे डिफिकल्ट ना हो, सारे के सारे इजी ना हो। अब जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं ये कब होने चाहिए? डिफिकल्ट टॉपिक में बेटा मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आपका दिन स्टार्ट हो, चाहे वो मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, चाहे मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, आपका जो टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए दैट शुड बी विद द डिफिकल्ट फर्स्ट। डिफिकल्ट टॉपिक को पहले टैकल करो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में व्हेन यू विल गेट अप, तो उस टाइम में आपका माइंड पूरी तरह से चार्ज होगा, आपकी बॉडी में 100% एनर्जी होगी। तो दैट्स वाई उस टाइम में अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक करेंगे तो आपका उस डिफिकल्ट टॉपिक को समझना, एब्जॉर्ब करना वो आसान हो जाएगा। वही अगर मान लो एंड ऑफ द डे में अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक करेंगे तो डिफिकल्ट टॉपिक एंड ऑफ द डे में समझ में नहीं आएगा, बहुत कम समझ में आएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा और उस टाइम में बॉडी में इतना एनर्जी लेवल होगा ही नहीं कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए। बाकी टाइम टेबल से रिलेटेड मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा एटलीस्ट आफ्टर अ वीक। क्योंकि अगर आप डेली रात को इसको एनालाइज करेंगे और इसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, देन ओनली इट विल बिकम अ परफेक्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना तो बेटा बड़े आराम से बन जाएगा, बट उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फॉलो करना, और फॉलो करने के लिए खुद को यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपको खुद को ही डिसिप्लिन करना है, और जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन कर पाएंगे उतना ही बेटर आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और बाकी बेटा डिफिकल्ट टॉपिक को भी कवर करने के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, चैप्टर लेके बैठ जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मान लो आपने किसी डिफिकल्ट टॉपिक या चैप्टर के लिए आपने 3 घंटे का टाइम रखा, तो इस 3 घंटे के अंदर भी आप ये मार्क कर लो कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये 5 सब टॉपिक है मान लो, तो इस सब टॉपिक को करने में मुझे 40 मिनट्स लगेंगे, इसको कवर करने में मुझे 45 मिनट्स लगेंगे, इसको कवर करने में 1 घंटा लगेगा। तो साथ के साथ चेक होता रहे। जैसे आपका पहला सब टॉपिक कंप्लीट हुआ तो यू नीड टू चेक कि आपने 40 मिनट्स में सोचा था तो ये 40 मिनट्स में हो गया कि नहीं हुआ। तो अगर 40 मिनट से पहले हो गया यानी कि दूसरे टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सकता है। अगर 40 मिनट से ज्यादा लग गया तो इसका मतलब दूसरे टॉपिक में थोड़ा सा स्पीड मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा पूरा टॉपिक 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक्स का टाइमिंग मेंशन कर लेंगे तो ये आपको टॉपिक को टाइमली कंप्लीट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा बेटा इसमें एक पॉइंट और है, आप 3 घंटे की कंटिन्यूस सिटिंग तो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हर 1 घंटे के बाद आप 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक जरूर रखें। उसके साथ 5-10 मिनट का ब्रेक इसलिए चाहिए क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग द मोनोटोनस एक्टिविटी तो माइंड की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। और इस 5-10 मिनट में भी क्या करना है, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स। आप इवन बाहर बालकनी में जाके बाहर खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, तो दैट आल्सो विल मेक योर माइंड फ्रेश। मैं इसमें ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बिना मतलब फेसबुक पे चले जाएं देखने के लिए कि क्या चल रहा है वहां पे। जहां किसी फ्रेंड को आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, हो सकता है वो फ्रेंड आप उस टाइम में मैसेज आपका रिप्लाई ना करे, लेकिन आप जब नेक्स्ट पढ़ने के लिए बैठे उसके बीच में उसका मैसेज आ जाए, फिर क्या होगा, फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना बिना मतलब। फिर आप देखेंगे उसने क्या रिप्लाई किया, फिर अननेसेसरी आपकी जो कंसंट्रेशन है सारी ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए जब भी बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें तो 5-10 मिनट के ब्रेक के अंदर इवन रूम के अंदर अगर आप वॉक भी कर लेंगे ना तो दैट इज बेटर। तो ऐसा कोई एक्टिविटी 5 से 10 मिनट में करें जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट ना आए।
ये ना हो कि उस 5-10 मिनट में कुछ ऐसा किया कि जो दिमाग में घुस गया और फिर वो दिमाग में चलता रहा, तो आगे जाके आपका सारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए। तो यू नीड टू अवॉइड दैट। तो बेटा अब आपका टाइम टेबल सेट हो गया। आपका टाइम टेबल क्या बना कि यू नीड टू स्टडी 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे की स्टडीज होनी चाहिए। चारों सब्जेक्ट होने चाहिए, चारों सब्जेक्ट का मिक्स एंड मैच होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट हो जाएं, 2 सब्जेक्ट कोई इजी हो जाएं। किसी में कोई डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, किसी में कोई इजी काम कर रहे हैं। इजी के अंदर रिवीजन हो सकता है, इजी के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकता है। तो इससे से क्या होगा, ओवरऑल ये सारी चीज बैलेंस हो जाएगी। और 1-1 घंटे की स्टडी के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। इससे आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपका परफेक्ट टाइम टेबल है। और एक पॉइंट इसमें अगर और ऐड कर दोगे तो दिस विल बी मोर एडवांटेजियस कि रात को सोने से पहले पूरे दिन के टाइम टेबल को आप एनालाइज कर लो कि आज जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया, मैंने कहां पे गलती की, कहां ये बेटर हो सकता था, ताकि नेक्स्ट डे वो रिपीट ना हो। तो इससे क्या होगा, डे बाय डे आपकी एफिशिएंसी बेटर होती जाएगी। मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप एनालाइज करते रहोगे तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स मोर परफेक्शन। लेकिन अगर अपने आप को एनालाइज ही नहीं करोगे तो फिर तो क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलेगा उसके साथ। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के अगर आप अपना टाइम टेबल फ्रेम करोगे तो जो स्कोर आप एम कर रहे हो वहां तक डेफिनेटली पहुंचोगे, प्रोवाइडेड आप इसमें पूरा ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा 100% इसमें डालेंगे तो आप अपने एम तक पक्का पहुंचेंगे उसके साथ। तो ये तो हो गया टाइम टेबल को लेकर। तो अब दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना था दैट इज हाउ टू रिवाइज अ टॉपिक और एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को रिवाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बेटा उसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा कि उसके लिए पहले आप एक होमवर्क करो, यानी कि पूरा स्ट्रेटेजी पहले डेवलप करो कि जो भी आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है उसमें पहले तो उन चैप्टर्स को अलग करो जो चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट हैं, जिसमें आपको लगता है कि इसको तो मुझे थॉरोली सारे का सारा रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और फिर ऐसे चैप्टर्स को अलग करो जिसमें आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक रिवीजन, हल्का सा रिवीजन चाहिए, मेन टॉपिक्स आपको एक बार देखना है उसके अंदर और उसके बाद देन इट विल बी डन। और फिर ऐसे वाले चैप्टर्स को अलग करो जिसमें आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है इसके अंदर और उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से जब कैटेगरीज बना लेंगे और फिर उसके बाद उनको डेज के हिसाब से सेट कर लेंगे, दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट विद द रिवीजन। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि कभी भी रिवीजन A to Z नहीं करते, तो आपको अपने टॉपिक्स को मार्क करना है कि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है। इजी मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, डिफिकल्ट मतलब इसको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसके साथ। तो ये सारी मार्किंग करने के बाद देन यू स्टार्ट विद द रिवीजन, दैट विल बी अ थॉरो रिवीजन। इसमें कम टाइम के अंदर आप अच्छे ढंग से पूरे टॉपिक को या पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। बायोलॉजी में खासकर मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी में कुछ पोर्शन जो है वो इंफॉर्मेटिव होते हैं और बहुत सारे पोर्शन उसमें कंसेप्चुअल होते हैं। तो कंसेप्चुअल जो है दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो समझने के लिए है उसके अंदर, तो उनको पहले किया जाए और इंफॉर्मेटिव को पीछे रखा जाए। तो ये स्ट्रेटेजी लेके देन यू स्टार्ट विद द रिवीजन, दैट विल बी अ कंप्लीट रिवीजन जिसमें टॉपिक्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे और आपका टाइम भी इसमें कम से कम लगेगा। और कोई भी टॉपिक जो आप कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ होते रहना चाहिए और ये क्वेश्चंस तब तक चलते रहने चाहिए जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। सो अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे साथ कोई ना कोई जनकपुरी की फैकल्टी होंगी जो आपको मोटिवेट करने का काम करेंगी।
तो आज मेरे साथ नवीन सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप सबके फेवरेट टीचर। ही विल बी मोटिवेटिंग यू। नवीन सर, बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं, प्लीज़। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक राजा था और उसकी एक प्यारी सी रानी थी। राजा अपने जमाने का बहुत बड़ा तीरंदाज था। उस जमाने में उसके जैसा दूर दूर तक कोई तीरंदाज नहीं था। वो आवाज सुनकर भी तीर चला सकता था, आंखें बंद करके भी तीर चला सकता था और उसका तीर कभी भी निशाने से खाली नहीं जाता था। एक बार की बात है, राजा जंगल से शिकार करके लौट रहा था। शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था और रानी महल के बालकनी में राजा के आने का इंतजार कर रही थी। राजा ने दूर से देखा, रानी महल के बालकनी में राजा का इंतजार कर रही है। तो राजा को एक शरारत सूझी। उसने ऐसा तीर चलाया कि तीर सीधा रानी के मांग टीके को रानी से अलग कर दिया, पर रानी को तनिक भी पता न चला। उसके बाद राजा जब महल आया, मांग टीका उठाकर उसने अपने पास रख लिया। उसके बाद उसने बड़े प्यार से रानी को अपने पास बुलाया और पूछा, रानी आपका मांग टीका कहाँ है? तो रानी ने बड़े ही कैजुअली आंसर दिया, यही कहीं होगा गिरा हुआ। इतने में राजा अपने पास से मांग टीका निकाला और कहा कि ये लीजिए रानी, आपका मांग टीका बालकनी में गिरा हुआ था। पता है कैसे गिरा? मैंने दूर से ही ऐसा तीर चलाया कि आपका मांग टीका गिर गया और आपको पता भी नहीं चला। देखा, मेरे जैसा तीर चलाने वाला तो इस जमाने में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो रानी ने बड़े ही कैजुअली आंसर दिया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है। इतने में राजा को गुस्सा आ गया। राजा को लगा कि रानी उसके तीर चलाने की इस कला की तारीफ करेगी। राजा को गुस्सा इतना आया कि राजा ने रानी को कहा कि तुम महल से चले जाओ। उसने कहा ठीक है, और महल छोड़ गई और उसी जंगल में चली गई जहां राजा शिकार करने जाता था। रानी जंगल के अंदर गई तो पास ही एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे देखा उसने कि हाथी का एक बच्चा घायल पड़ा हुआ था। रानी उस हाथी के बच्चे के पास गई और उसको वहीं नदी के पानी से उसके घाव को धोया और साफ किया। लेकिन रानी हाथी के बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो घायल था। रानी उसी हाथी के बच्चे के पास रहने लगी। बेटा, ये कहानी है, इस कहानी में हेयर स्प्लिटिंग मत करना, कहानी को कहानी की तरह सुनना। रानी क्या करती, पानी में, नदी के पानी में हाथी के बच्चे के साथ खेलती और प्यार से जैसे बच्चे को उछालते हैं, रानी पानी में हाथी के बच्चे को उछालती। अब रानी क्या करती, हर दिन सुबह शाम हाथी के बच्चे के साथ पानी में खेलती और हाथी के बच्चे को प्यार से उछालती। अब हाथी का बच्चा तो हाथी का बच्चा है, वजन तो हो गई, और ऐसा करने से धीरे धीरे रानी के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन रानी को ये पता ही नहीं चला कि हाथी का बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन जंगल से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि हवा में कोई हाथी ऊपर जाता फिर नीचे आता। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार हाथी ऊपर और नीचे कैसे जा रहा है। जब पास जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक महिला
हाथी के बच्चे को हवा में उछाल रही है। वे लोग एक सर्कस से थे। उन्होंने रानी को जाकर बोला कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? आप मेरे सर्कस में आ जाओ, आप ये करतब दिखाना और आपका रहन पोषण भी हम कर देंगे और इस हाथी को अच्छा खाना भी मिल जाएगा। रानी को ये ऑफर बहुत पसंद आया। रानी उस हाथी के बच्चे को, जो काफी बड़ा हो गया था, को लेकर सर्कस चली गई और वहां एक करतब दिखाने लगी। वो हाथी के बच्चे को उछालती और पकड़ती और ये बात राजा को भी पता चली। तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं भी ये करतब देखूं। उसने उस सर्कस को अपने महल के बाहर बुलवाया और जब रानी ने अपना करतब दिखाया और हाथी के बच्चे को उछाला हवा में, तो राजा देखकर दंग रह गया। राजा उस औरत के पास गया जो कि उसकी ही रानी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था और पूछा कि आप ये करतब कैसे कर लेते हो? रानी को तो पता था ये हमारा ही राजा है। तो रानी ने बोला प्रैक्टिस से तो कोई भी कर सकता है। राजा को समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, ये मेरी ही रानी है। बड़े इज्जत के साथ रानी को अपने साथ महल में वापस बुला लिया उसने और उसने रानी से माफी भी मांग ली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर रानी हाथी के उस बच्चे को हर दिन सुबह शाम अगर हवा में नहीं उछालती, एक दिन या 2 दिन का गैप हो जाता, तो हाथी का बच्चा तो हर दिन बढ़ता है, वजन उसका इतना ज्यादा हो जाता कि फिर वो उसे उछाल नहीं पाती। बेटा, नीट एग्जाम का प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो, उसमें आपका जो सिलेबस है वो हाथी का बच्चा है। अगर आप हर दिन सुबह शाम रिवीजन नहीं करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक हाथी के बच्चे की तरह। हाथी के बच्चे को उछालना जस्ट लाइक रिवीजन है। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो तो रेगुलर रिवीजन जरूरी है। Wow, that was a very motivating story, नवीन सर। Thank you for that. बच्चों, आप सबने इस स्टोरी का मतलब अच्छे से समझा होगा एंड आई एम वेरी मच श्योर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके साथ ये आज का एपिसोड हम कंप्लीट करते हैं। कीप ऑन राइटिंग टू मी। मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 742-849-0043 742-849-0043। यू कैन सेंड मी टेक्स्ट, आप ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। तो यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वेडनेसडे अगेन आई विल बी हियर और मेरे साथ जनकपुरी की एक और फैकल्टी होंगी आप सबको मोटिवेट करने के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।